नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज हम बात करने जा रहे हैं मंकी पॉक्स की। क्यों? क्योंकि देश में पहले ही 3 मरीज थे। तीनों मरीज केरल में थे, बाहर से आए थे, इसलिए माना गया कि संक्रमण बाहर से लेकर आए हैं। लेकिन अब एक मरीज मिला है देश की राजधानी दिल्ली में, जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और वो संक्रमित पाए गए हैं मंकी पॉक्स से। इसके अलावा एक संदिग्ध अब तेलंगाना में भी मिलने की बात कही जा रही है। धीरे धीरे देश में मंकी पॉक्स का नंबर बढ़ रहा है। इसके अलावा इस बार जब सप्तांत था तो WHO की तरफ से एक चेतावनी आई, जिसमें उन्होंने कहा कि ये मंकी पॉक्स अब एक हेल्थ इमरजेंसी है दुनिया के लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर। और साथ ही जब भारत में मामले बढ़े और दिल्ली में मामला निकला तो देश की सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई। तुरंत एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई, जिसमें ICMR और तमाम स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने शिरकत की और चर्चा की कि देश में अगर मंकी पॉक्स का विस्तार और होता है तो कैसे उसको रोकने के लिए आगे एक्शन लिया जाए, फिलहाल क्या करना चाहिए, इस तरह की तमाम चीज़ों पर बातचीत की गई। आपको याद होगा मंकी पॉक्स को लेकर गाइडलाइंस पहले ही केंद्र सरकार जारी कर चुकी है, लेकिन फिर अब जैसे जैसे देश में इसका विस्तार हो रहा है, भले ही अभी नंबर ऑफ केसेस काफ़ी कम हो, लेकिन सरकार ने इसे हल्के में नहीं लिया है। ना आपको और हमें इसे हल्के में लेना चाहिए। तो आज के इस कार्यक्रम में हम मंकी पॉक्स पर ही बातचीत करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। PSRI की कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर विनीता सिंह कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के इंटरनल मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर तरुण साहनी साहब और स्टार इमेजिंग और पैथ लैब के डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ एनालिस्ट समीर भाटी, आप तीनों ही इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर विनीता, सबसे पहले तो हम आपसे ही बात करेंगे मंकी पॉक्स को लेकर जो चेतावनी WHO की आई है कि अब ये एक इंटरनेशनल इमरजेंसी है, हेल्थ इमरजेंसी, इसके क्या मायने हैं? जी देखिए, कोई भी इंटरनेशनल इमरजेंसी का मतलब ये होता है कि केसेस बहुत तेजी से बढ़ने की संभावना है। जिस हिसाब से कॉन्टैक्ट्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कॉन्टैक्ट आएगा, और जैसे हमने देखा था कि कोविड भी बहुत तेजी से बढ़ गया था, तो इतने सारे कंट्रीज में होने का मतलब ये है कि अब ये काफी सारी और कंट्रीज भी इसकी चपेट में आ सकती हैं और ये बहुत ही सीरियस भी साबित हो सकता है। तो इसके लिए हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए और इसके सारे हमें गाइडलाइंस पता होनी चाहिए, हमें कब आइसोलेट होना चाहिए, क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं जिन पे हमें वॉच रखना चाहिए, जिससे कि हम इसके लिए सतर्क रहें। जी, तो डॉक्टर विनीता, अब जबकि देश में एक ऐसा मरीज भी मिल गया जिनके साथ कोई ट्रैवल हिस्ट्री जुड़ी हुई नहीं है, हाँ उन्होंने एक इंटरनल ट्रैवल जरूर किया देश के अंदर, लेकिन वो कहीं बाहर नहीं गए, ऐसे किसी बाहरी व्यक्ति के संपर्क में नहीं आए, और उस व्यक्ति में मंकी पॉक्स का होना ये किस और इशारा करता है? क्या देश में और भी जगहों पर मंकी पॉक्स के मरीज हैं जो फिलहाल रिपोर्ट नहीं हुए हैं और धीरे धीरे ये सामने आएंगे? जी देखिए, मंकी पॉक्स के लिए इंटरनेशनल ट्रैवल होना ज़रूरी नहीं है। ये कैसे स्प्रेड होता है वो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि वो कैसे, कोई अगर इंटरनेशनल बाहर से कोई और व्यक्ति भी आया और हम उसके कांटेक्ट में आए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा इंटरनेशनल ट्रैवल होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर कोई एक पेशेंट ऐसा पता चल रहा है हमको कि आ रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ केसेस और भी होंगे जो हमें धीरे धीरे पता चलेंगे जब उनके सिम्टम्स डेवलप होंगे और जब वो रिपोर्ट होंगे। तो इंटरनेशनल ट्रैवल होना ज़रूरी नहीं है, वाइल्ड एनिमल्स के कांटेक्ट में आने से स्प्रेड हो रही है, और साथ ही साथ आपके एक दूसरे के इन्फेक्टेड और रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस और बॉडी फ्लूइड से ये स्प्रेड हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम फिजिकल इंटीमेसी, क्योंकि ये जेनाइटल अल्सर्स और बहुत सारे बॉडी में और तरीके से रैशेस होते हैं, तो इन सब से भी ये डिजीज स्प्रेड होती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डॉक्टर साहनी भी जुड़ गए हमारे साथ। डॉक्टर साहनी, तो मंकी पॉक्स को अगर हम समझना चाहें तो किस तरीके की बीमारी ये है? अगर ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको मान लीजिए स्मॉल पॉक्स जैसी चीज़ें हो जाती हैं और फिर आप ठीक भी हो जाते हैं, जान का कोई ऐसा खतरा नहीं है, तो फिर इसको लेकर इतना बड़ा भारी अलर्ट क्यों? एक तो कोई भी नई बीमारी जो फैल रही हो इतनी तेजी से, उसके लिए हमें चेतावनी करनी चाहिए। वो तो एक पब्लिक हेल्थ इशू है, एपिडेमियोलॉजिकल इशू है कि हम उसको रोकें। दूसरी तरफ से जो पेशेंट्स हैं जिनको ये बीमारी होती है, उनको ये स्मॉल पॉक्स की तरह ही ये मंकी पॉक्स है। तो छोटे छोटे दाने पूरे शरीर पे निकल आते हैं। वो जो दाने हैं बहुत दर्द देते हैं। नॉर्मली इंक्यूबेशन अगर किसी को
मंकी पॉक्स के साथ एक्सपोजर हुआ है तो वो 5 या 7 दिन में उनको मंकी पॉक्स के सिम्टम शुरू हो जाते हैं। उन सिम्टम में जैसे आप पिक्चर में दिखा रहे हैं ऐसे ये दाने शुरू हो जाते हैं और कम से कम हफ्ते भर तक ये दाने बहुत ही दर्द पहुंचाते हैं। उसके बाद में आस्ता आस्ता ये सूखते हैं और पूरी बीमारी में से ठीक होने के लिए कम से कम आपको 4, 6, 8 हफ्ते लग जाते हैं। तो एक तो बीमारी शुरू होने में बहुत दर्द देती है और ठीक होने में भी बहुत समय लगता है। जब तक सारे दाने निकल जाएं और उसके जो स्कैब्स हैं, जो उसके जो कवरिंग है, जब तक वो ना निकले तब तक वो इन्फेक्टिव माना जाता है। मतलब 4 हफ्ते 6 हफ्ते वो पेशेंट बिल्कुल बंद रहेगा और वो कहीं पे भी कुछ किसी से मिल नहीं सकता। सो पेनफुल है, लॉन्ग ड्यूरेशन है और बहुत जल्दी से फैलने वाली बीमारी है। इसलिए ये एक मरीज के लिए काफी दर्द पहुंचाने वाली बीमारी है। ठीक होने की आशा बहुत है, कोई फेटिलिटी अभी रिपोर्ट नहीं हुई है और होपफुली नहीं भी होगी, बट प्रोलॉन्ग्ड इलनेस के वजह से जो डिस्कम्फर्ट पेशेंट को है वो बहुत ज्यादा है। एंड सेकेंडली क्योंकि हम अगर एक पेशेंट को हुआ है वो फिर 3 और को देगा तो इसलिए फैलने का भी डर रहेगा। तो हर फैमिली में, हर घर में ये डर रहेगा कि ये कहीं वायरस हमें पकड़ ना ले। इसलिए ये सारी चीजों की वजह से ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, एक पर्सनल इमरजेंसी है और एक सोशल इमरजेंसी मानी जाएगी। जी, और इसीलिए भारत सरकार ने तुरंत एक मीटिंग भी बुलाई जो काफ़ी हाई लेवल मीटिंग थी। आईसीएमआर के अधिकारी उसमें शामिल हुए, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ उसमें शामिल हुए और तमाम वरिष्ठ अधिकारी स्वास्थ्य मंत्रालय के शामिल हुए और इस पूरी घटना पर नज़र उनकी है। समीर भाटी साहब, क्योंकि मामला ये दिल्ली का है और अभी तो फिलहाल अकेला केस है, क्या है अपडेट वहाँ से? क्या और भी केसेस हमें निकलते हुए नजर आएंगे? अब जैसे तेलंगाना में एक केस आ गया, संदिग्ध अभी कहा जा रहा है, पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसी तरह से नंबर बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो दिल्ली की अभी बात कर रहे हैं तो जिस तरह से बताया गया है कि उसकी कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं है, तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अभी फिलहाल चल रही है। उसके सराउंड वो जिन भी पेशेंट से जिन भी लोगों से मिले थे वो सस्पेक्टेड की कैटेगरी में आ गए और उन लोगों का भी फर्दर सैंपलिंग करके एनआईवी भेजा गया और फर्दर अब उसके बाद रिपोर्ट के अंदर पता लगेगा। वो उसी तरह की प्रक्रिया इसके अंदर फॉलो होगी जैसा हम कोविड के शुरुआती दिनों के अंदर देख रहे थे कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बाद फिर आगे उनकी फर्दर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। तो अभी ये कहना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वैसे कंटेजियस नहीं है जिस तरह से हमने कोरोना के केसेस के अंदर देखा, तो निश्चित तौर पे अगर जब तक कोई क्लोज कॉन्टैक्ट उस तरह का नहीं होगा तब तक जो है हम नहीं ये अनुमान लगा रहे हैं कि ये नहीं उस तरह से स्प्रेड हुआ होगा। बाकी रही बात अभी जिस तरह से टेस्टिंग को लेके, तो टेस्टिंग तो सिर्फ अभी सरकारी जगह पर ही उपलब्ध है। प्राइवेट सेक्टर्स में अभी टेस्टिंग के लिए कोई गाइडलाइंस नहीं आई है। पर जैसा मैं समझता हूं कि जैसे कोविड के दौरान भी हमने देखा था कि थोड़ा सा सर्वेलेंस सिस्टम अगर और ज्यादा हम इसको फास्ट रखेंगे तो निश्चित तौर पे, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसके अंदर भी यही है कि हमें जहां पर भी लगता है इस तरह का कोई सस्पिशन या हमारे जितने भी क्लिनिशियन है उनके पास कोई भी इस तरह के सस्पिशन वाले केस आते हैं तो जो जांच की प्रक्रिया है उसको थोड़ा और हमें फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए कोई हमें नई तरह के उपकरण या नई तरह की कोई लैब सेटअप करने की जरूरत नहीं है। वही जो हमारी पहले से पीसीआर लैब्स अवेलेबल है उन्हीं में ये टेस्ट आसानी से किया जा सकता है, सिर्फ किट डिफरेंट होगी। तो मैं समझता हूँ कि जैसे आगे दिशा निर्देश आएंगे तो जो सर्विलेंस की प्रक्रिया है उसको हम थोड़ा और फास्ट कर पाएंगे ताकि हमारा जो ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वाला काम है ये जल्दी हो सके। डॉक्टर विनीता, ये बताइए कि अब मंकी पॉक्स की अगर हम बात करें सच तो ये बीमारी 1950 की है, मतलब आज से करीब 70 साल पहले ये डिटेक्ट हो गई थी। अफ्रीकी देशों में घूमती रही, शायद जितना मैंने पढ़ा उसमें 1 या 2 अलग अलग तरीके के स्ट्रेन्स हैं। तो अचानक ऐसा क्या हुआ है कि ये पूरी दुनिया में फैलने लग गई है? जी देखिए, ये जो बीमारी है ये सबसे पहले जो इसका ओरिजिन होता है वो ओरिजिन होता है एनिमल्स में। तो वो एनिमल्स एग्जैक्ट रिजर्वॉयर क्या होता है ये बहुत सारे अभी उसमें कंफ्यूजन्स कुछ आए नहीं है, लेकिन मंकीज या फिर स्क्विरल्स या फिर रोडेंट्स, इन सब में इसका बेसिकली यहाँ से ये स्टार्ट होती है। तो इस अगर ये वायरस इन रिजर्वॉयर्स में या फिर इन एनिमल्स में रहता है तो वहीं से ये आपके ह्यूमंस में ट्रांसफर होता है और वहीं से ही उसका ट्रांसमिशन होता है। तो मोस्ट लाइकली रीजन यही है कि एनिमल्स जितने भी वाइल्ड या डिजीज्ड एनिमल्स हैं उनके कॉन्टैक्ट में ज्यादा से ज्यादा लोग आए हैं और वहीं से ये बीमारी ह्यूमंस में ट्रांसफर हुई है।
तो इसका रीजन एक यही है। और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर एज वी सेड कोरोना के टाइम में होता था, बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आते हैं आप, एनिमल्स के भी, वाइल्ड इन्फेक्टेड एनिमल्स के भी जो शरीर पर रैशेज हो रहे हैं, जब आप उनके कांटेक्ट में आ रहे हैं, हम लोग कुछ ऐसा खाते हैं जो कि रॉ होता है, कंटामिनेटेड होता है, ठीक से पका नहीं होता है, तो उसके चलते जो है ये एनिमल्स से आपके ह्यूमंस में आ जाती है। या फिर कुछ लोग बहुत क्लोज कांटेक्ट रखते हैं अपने डिजीज पेट एनिमल्स से भी, या फिर अगर बाहर भी वो डोमेस्टिक एनिमल से रहते हैं तो उनकी वो हाइजीनिक तरीके से उनको मैनेज नहीं हो पाता है, और एट द सेम टाइम उनका डिजीज एनिमल से काफी क्लोज कांटेक्ट रहता है। तो ये इस वजह से एनिमल्स से ह्यूमन में ट्रांसफर हो रही है और बहुत तेजी से हुई है। और वहीं से फिर ये निकल के दूसरे देशों में भी हमने देखा कि हाल फिलहाल में बड़ी और वक्त वक्त पे फैलती भी रही है। डॉक्टर साहानी, अगर ये इतनी पुरानी बीमारी है कि 1950 के दशक से ये मौजूद है हमारे बीच में, ये रही कि पहले सिर्फ सब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में रही, फिर कभी कभी आ गई किसी देश में, तो निश्चित तौर पर इसके लिए दवाइयाँ, वैक्सीन ये सब भी उपलब्ध होंगे? ये एक वायरल बीमारी है और एक तरीके से सेल्फ लिमिटिंग है। वो बीमारी अपने आप 4 से 6 हफ्ते में रिकवर कर जाती है। कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल बीमारी के लिए टैबलेट जो मंकी पॉक्स में हो वो अभी तक घोषित नहीं की गई। जो हम वायरस के लिए, जो अदर वायरसेस में जो हम दवाइयां यूज करते हैं, वो दवाइयां हम इनमें भी यूज कर सकते हैं। बट मुझे यकीन है कि अभी थोड़े दिनों में ICMR, दिल्ली का इंडियन गवर्नमेंट, WHO भी अनाउंस कर देगी कि कौन सी वायरल दवाई इस बीमारी में सबसे अहमियत रहेगी, वो हमें पता चल जाएगा। तो इस दवाई का फिक्र कोई मतलब डरने की जरूरत नहीं है। दवाइयां हैं, सेल्फ लिमिटिंग है, रिकवर हो जाएगा। मेन जो चिंता की बात है कि ये सडनली फिर से क्यों जागृत हो गया, इतनी जल्दी क्यों ये वायरस था भी मेरे मन में कि क्यों इतने सालों से दबा हुआ था या एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन में कन्फाइंड था, अचानक से क्यों इतना विस्तार है इसका? आई थिंक उसमें मेन इशू होगा जो हम अभी कोविड में, अब हम सबको मालूम है म्यूटेंट। तो ये मंकी पॉक्स का जो वायरस है उसका भी एक म्यूटेंट होगा जो बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गया है। म्यूटेशन तभी होता है जब बीमारी फैलनी शुरू होती है। जैसे हमने कोविड में देखा, जहां पे R फैक्टर इंक्रीज हो गया, उस R फैक्टर में एक म्यूटेंट आ गया। तो हो सकता है कि ये चाहे पहले एनिमल्स में था और साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में था, बट एक म्यूटेंट पैदा हुआ है जिसका R फैक्टर बहुत तेज है और इस वजह से वो फैलना शुरू हो गया है और हम सबको उसके बारे में पता चलना शुरू हो गया है। तो समीर भाटी साहब, जो हम थोड़ा बहुत अभी जान रहे हैं या पढ़ रहे हैं कि इसका कोई एक पर्टिकुलर वैक्सीन है जो हमारे यहाँ तो नहीं, लेकिन जिन देशों में ये प्रिवेलिंग करता था वहाँ बनाया गया। लेकिन मैंने ये भी पढ़ा कि चेचक का, क्योंकि उससे मिलती जुलती या सेम ये फैमिली का वायरस है, तो वो वैक्सीन भी इस पर प्रभावी होगी। और आई थिंक चेचक के लिए तो भारत भर में वैक्सीनेशन मतलब एक लंबे अरसे से चलता चला आ रहा है और एक काफ़ी हद तक इरेडिकेट भी हुआ है। तो क्या इसका फायदा हमें मिलेगा? फिलहाल देखिए, जिस तरह की जो स्टडीज आई है, WHO की भी जो स्टडी आई है उसमें कि स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है वो इसमें 85% तक कारगर है। वो तो एक बात है, पर उसकी अभी उपलब्धता एक निश्चित तौर पे एक कंसर्न है कि उसकी अवेलेबिलिटी का, पहली बात। और दूसरी बात, अभी इसकी जीनोम पे भी लैब पे काम चल रहा है और स्पेसिफिक मंकी पॉक्स स्पेसिफिक वैक्सीन के ऊपर भी काम चल रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि आगे आने वाले समय के अंदर, पर जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि जो नए म्यूटेंट्स की बात कर रहे हैं, फिलहाल अभी हम देख रहे हैं कि जितने इंडिया के अंदर जो केसेस आए हैं उनमें तो खैर नहीं उस तरह का कोई नई तरह का कोई म्यूटेंट नजर आया है जो भी केस दिखे हैं, क्योंकि पॉजिटिव केस की सीक्वेंसिंग भी की जाती है। बट बाहर जिस तरह से हम देख रहे हैं, अगर अदर वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर संख्या जिस तरह से बढ़ रही है, तो उस संख्या में, उस अनुपात में जीनोम सीक्वेंसिंग शायद नहीं हो रही और नई तरह के किसी भी नए म्यूटेंट का भी हम देख रहे हैं कि सामने नहीं आया कि जिस तरह से केसेस ज्यादा बढ़ते आ रहे हैं। बट अभी मंकी पॉक्स स्पेसिफिक वैक्सीन हमारे पास फिलहाल उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर साहनी, एक और चीज जो इसके बारे में है कि आप वैसे तो चिंता करनी चाहिए, लेकिन इसका जो ट्रांसमिशन है
या संक्रमण है वो ऐसा एयरबॉर्न नहीं है कोरोना की तरह, ना ही एकदम टिपिकल कि यही जब जस्ट आप किसी से आपने हाथ भी मिला लिया तो शायद हो या ना हो, ये आप ही क्लेरिफाई करेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा इंटीमेट क्लोजनेस से, और जो हम फॉरेन से जो रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं कि अमेरिका या यूके में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि गे रिलेशनशिप्स में ही ज़्यादा हो रही है, उसी तरीके से पाई जा रही है, तो क्या एक आम व्यक्ति को उतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है? मतलब इतना उन्हें याद रहे कि हाँ किसी से हाथ मिलाने से ना फैल जाएगी। नहीं, आई थिंक वो चिंता नहीं है, क्योंकि अब तक जैसे आपने कहा रिपोर्ट्स में यही मिला है कि क्लोज कांटेक्ट चाहिए, मतलब काफी देर तक अगर दो लोग एक दूसरे के साथ रहेंगे, आपस में बात कर रहे होंगे, हंसेंगे खेलेंगे, तो वो जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है तब ये ट्रांसमिट होता है। तो नॉर्मली अगर हम कैजुअली किसी को मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, उसमें डर नहीं है। आई थिंक डर हमें इस चीज के ऊपर रखना पड़ेगा कि कहीं ये फिर और म्यूटेंट तो नहीं पैदा हो जाएगा जो और तेजी से फैलेगा। वो म्यूटेंट के डर से हमें बैक टू कोविड वाले दिन हमें याद आ गए हैं। हमें फिर मास्क बना के रखना चाहिए, हमें फिर सोशल डिस्टेंसिंग करना चाहिए, हमें फिर अपने हाथ धो लेने चाहिए, और जो भी हम कोविड बिहेवियर को हम मान रहे हैं, आई थिंक वो बिहेवियर हमें फिर से बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। जी, तो डॉक्टर विनीता, देखिए ऐसा भी नहीं कि हम कोविड से पूरी तरह बाहर हैं। इनफैक्ट देखा जाए तो कोविड की भी बात हमें करनी चाहिए, क्योंकि इन दिनों कुछ बहुत ज़्यादा ऐसी इमरजेंसीज नहीं हो रही हैं। लेकिन अगर आप नंबर देखें हफ्ते दर हफ्ते बढ़ रहा है। आई थिंक डेली एवरेज 14-15 हज़ार के ऊपर चला गया है। इनफैक्ट डेथ्स भी हो रही हैं, ऐसा नहीं कि डेथ रिकॉर्ड नहीं हो रही, हाँ, लेकिन पहले जैसे हालात नहीं। और उस पर अगर मंकी पॉक्स भी आ जाता है तो दोनों मिलाकर थोड़ा सा जैसे कहें स्ट्रेस डाल देंगे हमारे हेल्थ सिस्टम पर। जी, देखिए कोविड और मंकी पॉक्स में थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि जैसे अभी सर ने बताया कि थोड़ी सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है और माइल्ड तरीके से ही प्रेजेंट करती है। तो अभी तक के जितने भी जो भी रिपोर्ट्स हैं उसमें कॉम्प्लिकेशंस इतनी ज्यादा नहीं है। स्पेशली उन लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है जिनका इम्यूनिटी कमजोर है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, या प्रेग्नेंट लेडीज हैं, HIV पेशेंट्स हैं, स्पेसिफिकली किडनी है पेशेंट्स। तो इन लोगों को ज्यादा थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस इन्हीं में सबसे ज्यादा डेवलप होने के चांसेस रहेंगे। तो जैसे कि वाइल्ड सेल्फ लिमिटिंग डिजीज, कोई भी वायरल इलनेस होती है अपने आप ठीक हो जाती है, तो इतनी घबराने वाली बात अभी तक नहीं लग रही है। बट हाँ, क्योंकि कोविड और दोनों चीजें, अगर दोनों की ही कॉम्प्लिकेशन, सीरियस कॉम्प्लिकेशंस रिजल्ट होने लगती हैं, तो डेफिनेटली एक हेल्थ केयर सेक्टर पे बर्डन होने लगेगा। बट स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी दोनों में ही काम कर रही है। अगर हम प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे हैं, इनफैक्ट हेल्थ केयर वर्कर्स भी, जो लेबोरेटरी स्टाफ होता है जो कि ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है या फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट में इन्वॉल्व होता है, वो उस लोग ज्यादा एक्सपोजर में है, उन लोगों का ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट ज्यादा है। तो उन लोगों को भी बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने प्रिकॉशंस, हाथों को ठीक से धोएं और मास्क पहने, जिससे कि उनके थ्रू भी ये कहीं और ट्रांसफर ना हो। तो प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी आई थिंक दोनों पे ही काम करेगी। तो प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक अलर्ट है, सरकार भी अलर्ट है, WHO ने भी अलर्ट किया है। और भले ही इससे उतनी जाने ना जा रही हो, लेकिन ये जब अगर मंकी पॉक्स किसी को होता है तो वो काफ़ी कष्टदायक सिचुएशन है, और उससे 2 से 3 या 4 हफ्ते तक व्यक्ति गुजरता है। और अगर ये चीज़ फैलती है तो ये किसी के लिए भी अच्छी नहीं। बात हो रही है आज मंकी पॉक्स की, और हम कह रहे हैं सावधानी है ज़रूरी, क्योंकि देश में एक के बाद एक अब तक 3 से 4 केसेस निकल चुके हैं। राजधानी दिल्ली में ये पहुंच गया है, तेलंगाना की बात हो रही है, और आगे इसका खतरा बढ़ता रहेगा। WHO ने भी इसके लिए चेतावनी जारी की है और इसे एक इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी बताया है। उसी पर हो रही है हमारी बातचीत। तो चलिए थोड़ा बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं। तो डॉक्टर साहनी, आप जैसा आपने कहा कि मास्क वगैरह भी आप पहने, तो क्या जितने भी कोविड प्रोटोकॉल हैं कि आप मास्क पहन के रखें, अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ करते रहें, बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाकों से आप थोड़ा बच जाएं, इंटीमेट कांटेक्ट में ना आए, अगर ये इसमें हम जोड़ दें तो बस यही चीजें रहेंगी जिसका आपको ध्यान रखना है, या कुछ और भी आपको करना है? नहीं, आई थिंक मेन जो प्रिवेंशन के क्राइटेरिया हैं वो आपने जैसे बताया, मास्क वगैरह जरूरी है। बट ऑल्सो आई थिंक हमें आपस में ये ध्यान देना पड़ेगा, अगर हमें मालूम है कि हमारे कोई दोस्त या रिलेटिव या फ्रेंड बाहर देश से आए हैं, या जो लाइकली हो सकता है, सो उनसे हमारा नॉर्मल रिस्पांस होता है कि हम उनसे गले मिलते हैं, जल्दी से मिलते हैं, या शादियां होती हैं, लोग दूर दूर देशों से आते हैं। इन सब एरियाज में जाने से पहले हमें अपनी तरफ से सोचना चाहिए कि हमें जाने की जरूरत है क्या, हम इतने ऐसी जगहों पे जाएं, और वो एक प्रिवेंशन हो गया।
दूसरा, ये हमने जैसे बोला कि ये रेस्पिरेटरी ट्रांसमिशन है, ये ड्रॉपलेट्स से एक इंडिविजुअल से दूसरे को जाती हैं, तो इसलिए मास्क का महत्वपूर्ण और भी बढ़ चुका है। आई थिंक अगर ये सारी बेसिक प्रिकॉशंस हम रखें और अपने आप को चौकन्ना रखें और पता करें कि कोई सस्पेक्टेड सिचुएशन है, उस सिचुएशन से हम बच के रहें, आई थिंक इतना अगर हम कर लें सारी देश, तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। थोड़ा जो फॉरेन ट्रैवल करते हैं वो भी ध्यान रखें, क्योंकि कुछ देशों में इसके काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं। भाटी साहब, क्या टेस्ट वगैरह अवेलेबल हैं इसके लिए फिलहाल? अगर कोई अपने आप को उसे लगता है कि मैं शायद कांटेक्ट में आया हूं या किसी तरीके से मुझे भी हो सकता है, तो क्या वो सेल्फ टेस्ट करा सकते हैं? क्या अवेलेबिलिटी है अभी? बिल्कुल, अभी देखिए उस तरह से सेल्फ टेस्ट नहीं, मतलब अगर किसी को कोई इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं जैसा शुरू से हम बता रहे हैं, स्पेसिफिकली जो हम रैशेस की बात कर रहे हैं, अनयूजुअल आपको रैशेस ऐसे बॉडी पे दिखते हैं और आप अपनी कोई जांच कराना चाहते हैं, तो ये सरकारी हॉस्पिटल के थ्रू ही होगी, आपको बताना पड़ेगा। एक बार आप किसी प्राइवेट जगह पर अभी ये टेस्ट नहीं करा सकते। सैंपल लेने के बाद आपका NIV सैंपल भेजा जाएगा, जिस तरह से शुरुआती दिनों में कोविड के लिए लिया जाता था, और इसमें सैंपल के तौर पे आपकी जो बॉडी के रैशेस होते हैं वहां से टिश्यू सैंपल लिया जाता है और उसको फिर फर्दर आगे जांच के लिए भेजा जाता है। पर अभी आप सेल्फ जाके ऐसे कहीं भी किसी प्राइवेट लैब के अंदर अभी फिलहाल नहीं करा सकते। हाँ, पर इसके लिए जो इक्विपमेंट है वो उसी तरह की इक्विपमेंट है जो कोविड के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। आगे अगर सर्विलेंस के लिए जिस तरह से और दिशा निर्देश आएंगे तो शायद ये उस तरह से अवेलेबल हो जाएगा। फिलहाल ये सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड जगह पर ही टेस्ट उपलब्ध है। जी, तो चलिए, मंकी पॉक्स पर एक हिदायत ज़रूरी थी, क्योंकि देश में और अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इसके लिए अलर्ट है। अच्छी बात हम ये कह सकते हैं कि इसमें किसी की जान जाने का खतरा उस तरीके से नहीं रहता, लेकिन हाँ, बुरी बात यह है कि अगर ये किसी को हो जाए तो 3 से 4 हफ्ते उसके लिए काफ़ी कष्टप्रद रहते हैं और शरीर में बहुत सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। फिर अच्छी बात हम ये कह दें कि आपको अलग से कुछ नहीं करना, जो आप कोविड के लिए प्रिकॉशंस कर रहे हैं लगभग वैसे के वैसे ही प्रिकॉशन आपको मंकी पॉक्स के लिए भी करने हैं, और डिस्टेंस, मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। क्लोज कांटेक्ट से आपको बचना है, और अगर फिर भी हो जाता है या आपको लगता है कि जो लक्षण हैं, जो कि आम लक्षण हैं, वो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आपको तुरंत अपने फिजिशियन से कांटेक्ट करना है। हम उम्मीद यही करते हैं कि जिस तरह की अलर्टनेस अभी हमने दिखाई है, और केसेस अभी देश में बहुत कम है, बहुत ज़्यादा ये केसेस नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम कोरोना पैंडेमिक को इस समय पूरी तरह से हरा नहीं पाए हैं, अभी भी केसेस आ रहे हैं, और ऐसे में अगर एक मंकी पॉक्स और जुड़ेगा तो वो सिचुएशन को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा। बहुत शुक्रिया आज आप तीनों ही महानुभावों का यहाँ वक्त निकाल के आने के लिए, एंड आई होप कि हमने जो बातें की हैं वो ध्यान रखेंगे अगर लोग, तो उनको काफ़ी फायदा होगा और मंकी पॉक्स को हम दूर रख पाएंगे। नमस्कार।